यूट्यूब चैनल जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो के बारे में तथा साथ साथ इसके संपूर्ण पॉइंट्स एवं प्रमुख तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, इसका तात्पर्य अर्थ क्या होता है तथा इसके उपनाम क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्खनन के बारे में कि मोहनजोदड़ो जो शहर था इसका उत्खनन किसने किया, यानी इसकी खुदाई। उत्खनन का तात्पर्य होता है खुदाई। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्खनन किया था दोस्तों 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। ये बात याद रखनी है। कभी कभी क्या कर देता है दोस्तों, वो आर बनर्जी ही दे देता है और पूछ लेता है, आर बनर्जी ही दे देगा आपसे और कह देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो की खुदाई या खोज किसने की या उत्खनन किसने किया, तो आपको बता देना राखालदास बनर्जी ने। और कब की गई थी इसका उत्खनन? 1922 ईस्वी में। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता और सन भी पूछी जाती है, कब इसकी उत्खनन हुआ और किसने किया। अब बात करते हैं अवस्थिति के बारे में। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हड़प्पा शहर के बारे में। हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था, वह रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि मोहनजोदड़ो शहर ऐसा था, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। किस पर स्थित था? ये सिंधु नदी के तट किनारे बसा हुआ था। और मैंने आपको पिछली क्लास में जब मैंने विश्व की सभ्यताओं के बारे में बताया था, तो उसमें बताया था विश्व की जितनी भी सभ्यताएँ, प्राचीन काल की सभ्यताएं विकसित हुई थी, वो सभी नदियों के किनारे विकसित हुई थी, क्योंकि प्राचीन काल में पानी की व्यवस्था देखते हुए, पानी की सुविधा देखते हुए सभी शहर, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे बसी हुई थी। तो इसी प्रकार जो जितने भी शहर थे वो किसी न किसी नदी के किनारे अवस्थित थे सिंधु घाटी सभ्यता के। अब बात करते हैं इसकी मोहनजोदड़ो की। तो ये किस नदी के किनारे अवस्थित था? सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। और सिंधु नदी की किस तट पर था? दाएं ओर, यानी सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित था। हम कुल मिला कह सकते हैं कि ये नदी बह रही है तो ये इस ओर स्थित था, ये दाईं ओर। ठीक है, ये बाईं ओर हो गया, ये नदी है आपकी सिंधु नदी, और ये आपका इस ओर ये शहर अवस्थित था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का क्लियर पॉइंट्स आपके यहाँ तक। अब बात करते हैं स्थान कहाँ पे, वर्तमान में ये जगह कहाँ पर है। तो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक लरकाना जिला है, उस स्थान पर ये वर्तमान में ये शहर अवस्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, क्लियर पॉइंट्स। बात करें मोहनजोदड़ो के तात्पर्य या अर्थ की, कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो शब्द का तात्पर्य क्या है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है मोहनजोदड़ो शब्द का तात्पर्य या अर्थ। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। कभी कभी एग्जाम पर मृतकों ना देके क्या दे देगा? मुओं का टीला। मुओं का भी टीला ना दे तो क्या देगा? प्रेतों का टीला। प्रेतों का भी टीला ना दे तो क्या देगा? मुर्दों का टीला। ठीक है, तो हम इसके कई सारे नाम निकाल सकते हैं, मृतकों का टीला, मुओं का टीला, प्रेतों का टीला या मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द के क्या है? तात्पर्य है या अर्थ है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, मृतकों के टीले को, माउंड ऑफ डेड्स। क्या बोलते हैं? माउंड ऑफ डेड्स। ठीक है, मृतकों का टीला। बात करते हैं इसके उपनाम की, कि मोहनजोदड़ो सभ्यता है जो शहर है, इसके उपनाम क्या थे। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहते थे और सिंध का नखलिस्तान कहते थे। यानी सिंध का बाग किस शहर को कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान किस शहर को कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि मोहनजोदड़ो शहर के आसपास की जितनी भी भूमि थी वो बहुत ही उर्वरक थी, यानी बहुत ही उर्वरा थी, यानी बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, यानी अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण आश्चर्यजनक उपजाऊपन था उस भूमि में। इस वजह से इसका सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। रेगिस्तान का बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान है उसके इस ओर, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या भूमि बहुत उपजाऊ थी, उर्वरक थी। स्तूपों का शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस शहर की खुदाई के दौरान स्तूप भी खुदाई में मिले, इस कारण इस शहर को स्तूपों का शहर भी कहते हैं मोहनजोदड़ो को। ये 4 उपनाम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, इंपॉर्टेंट है ये स्तूपों का शहर, ये सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को स्तूपों का शहर कहते हैं, तो आपको बता देना है मोहनजोदड़ो को स्तूपों का शहर कहते हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल था इसका 250 हेक्टेयर। इसका क्या था? मोहनजोदड़ो शहर का क्षेत्रफल था, जो सबसे ज़्यादा था, यानी कुल मिला के कह सकते हैं ये सबसे बड़ा शहर था, सबसे बड़ा शहर था सिंधु घाटी
सभ्यता का, यानी इससे ज़्यादा क्षेत्रफल किसी भी शहर का नहीं था। अगर क्षेत्रफल के मामले में पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। और ये सबसे प्रसिद्ध भी था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी शहर में निवास करती थी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के महानगरों में नंबर 1 पर था। मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 नगरों की खोज हुई। उन 1500 नगरों में से 7 को क्या माना गया, महानगर माना गया, बड़े नगर माना गया था। तो उन 7 महानगरों में भी ये सबसे बड़ा महानगर था मोहनजोदड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में हम बात करेंगे। यहाँ तक तो सारे पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, एक एक पॉइंट याद कर लेना कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो के उपनाम क्या है। ये उपनाम है वो डायरेक्ट यही पूछ सकता है कि रेगिस्तान का बगीचा किस सिंधु शहर को कहते हैं, किस सैंधव शहर को कहते हैं, तो आपको बता देना मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ, 1922 में। किसने किया, राखालदास बनर्जी ने या आर बनर्जी ने किया था। अब बात करेंगे हम मोहनजोदड़ो शहर के विशेषताओं के बारे में। तो अब अगला जो हमारी हेडिंग है, अगला जो पॉइंट है वो है मोहनजोदड़ो शहर की विशेषताएं। विशेषताओं में बात करें, देखिए दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो की जो विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन विशेषताओं में से भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। और एक बात और मैं बता दूं दोस्तों आपको कि मैं जो सिंधु घाटी सभ्यता जितने भी शहरों के बारे में बतला रहा हूँ या जितने भी पॉइंट यहाँ पे करवा रहा हूँ, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल छटे हुए पॉइंट्स हैं दोस्तों, और सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, एक भी पॉइंट को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, आपको कंप्लीटली मेथड के साथ पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको सिंधु घाटी सभ्यता दोबारा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक बार आप इनके नोट्स बना लें, इन्हीं का रिविज़न करते जाएँ, तो बाद में भविष्य में कभी भी आपको जो वनडे एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में किसी और चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं विशेषताओं में दोस्तों। तो सबसे पहली विशेषता इसकी यही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये बात गौर करना है यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा नगर है। मैंने अभी बता दिया इसका क्षेत्रफल कितना था, 250 हेक्टेयर था। कितना था इसका क्षेत्रफल, 250 हेक्टेयर था, मैंने अभी बताया है, तो याद रखना है। दूसरी बात, ये सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर था। ये क्या था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, क्योंकि जब क्षेत्रफल ज़्यादा है तो यहाँ पर लोग भी ज़्यादा रहते थे। सबसे प्रसिद्ध शहर भी था, सबसे बड़ा महानगर भी इसी को माना जाता था। किसको, मोहनजोदड़ो को, क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी, इस वजह से इसको सिंध का नकलिस्तान और बाग भी कहते थे। बात क्लियर हो गई यहाँ पे पॉइंट। दूसरी बात कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर था। क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर था। एक तरीके से कह सकते हैं आधुनिक शहर भी था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, ये आधुनिक शहर भी था, इसको आधुनिक माना जाता था। जैसे वर्तमान में हमारे भारत देश के जो आधुनिक शहर माने जाते हैं, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कानपुर है, अहमदाबाद है, आगरा है, ये जयपुर है, ये बड़े बड़े जो महानगर है भारत के अंदर, उसी प्रकार ये क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा महानगर था, जहाँ पे आधुनिकता, यानी कुल मिला के कह सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग और भी एडवांस में हो गए थे, यानी लोगों का काफ़ी विकास हो चुका था यहाँ पर। बात करते हैं नेक्स्ट 4th पॉइंट की, कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है ये जिसका क्या हुआ था दोस्तों, 7 बार उत्थान हुआ। क्या हुआ, 7 बार उत्थान हुआ, और 7 बार इसका क्या हुआ, पतन हुआ। बात समझना दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता, मैं आपको बता देता हूँ कि 7 बार तो बसी थी और 7 बार ही क्या हो गई थी, उजड़ गई थी। जो सिंधु घाटी नदी है ये किसके किनारे स्थित था, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था ये शहर। क्या होता था कि जब सिंधु नदी में बाढ़ आती थी, पानी का बहाव वर्षा ऋतु के दौरान जब बाढ़ आती थी, तो उस बाढ़ से 7 बार ये शहर क्या हो गया, पूरा ही पूरा उजड़ गया, बाढ़ में डूब गया, बाढ़ में बह गया। फिर जो शेष बचे लोग थे उन्होंने इसको दोबारा से फिर बसाया इस शहर को। ऐसा क्रम 7 बार चला, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि ये 7 बार ये सभ्यता, जो ये शहर था, बिल्कुल नष्ट हो चुका था, उजड़ गया था। फिर 7 बार इसको पुनः बसाया भी गया था। फिर जो 7वीं बार पतन के पश्चात इसको फिर पुनः नहीं बसाया गया, फिर उसके बाद में एक नष्ट ही हो गया था ये शहर। इस शहर के ऊपर एक मूवी भी बनी है ऋतिक रोशन की, जिसमें पूजा हेगड़े क्या है, अभिनेत्री हैं, और आशुतोष गोवरीकर इसके निर्देशक थे। उस मूवी में, उस बॉलीवुड मूवी में इस शहर के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया है। जो बाढ़ से शहर डूबा, लास्ट जब एंड होता है फिल्म का, मूवी का, तो उसमें इस बाढ़ का दृश्य, यानी इस सीन का दृश्य, जो उत्थान और पतन वाला जो सीन था, ये 7 बार चला था इस शहर में। कितनी बार, 7 बार। इस शहर के पूरे पॉइंटों का वर्णन दिया गया उस मूवी में।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा जिसका 7 बार उत्थान हुआ था, यानी जो 7 बार बसाया गया और 7 बार उजड़ गया, नष्ट हो गया, तो वो शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। और प्रसिद्ध शहर भी था, तो 7 बार बसा 7 बार उजड़ा, तो ये प्रसिद्ध भी था, सबसे बड़ा शहर था, जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा रहती थी। दूसरी बात कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो शहरों के बीच की दूरी 482 किलोमीटर थी। कितनी थी दोस्तों? 482 किलोमीटर दूरी थी। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो शहरों के बीच की दूरी 482 किलोमीटर थी। और इन दोनों शहरों को स्टुअर्ट पिगट महोदय, एक इतिहासकार हैं दोस्तों, ब्रिटिश इतिहासकार हैं स्टुअर्ट पिगट महोदय, इन्होंने क्या कहा? सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किन्हें कहा जाता है, तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या थी? 482 किलोमीटर थी। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये आपका हड़प्पा शहर है और ये आपका मोहनजोदड़ो नगर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की अगर दूरी देखी जाए तो दोनों कितनी दूर थे एक दूसरे से? 482 किलोमीटर दूर थे। और ये सिंधु नदी से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? सिंधु नदी से, जबकि ये रावी नदी के किनारे अवस्थित था, ये सिंधु नदी से, इस प्रकार इसमें जुड़ा हुआ शहर था। कौन सा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये तो इसकी विशेषताओं की बात। अब अगले पॉइंट में हम बात करेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो शहर की बनावट के बारे में। ये मोहनजोदड़ो जो शहर था किस तरीके से बसा हुआ था, इसके अंदर कौन कौन से टीले थे और किस टीले से कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई। विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी, सारी सब विशेषताएं इंपॉर्टेंट हैं, मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर, 7 बार उत्थान हुआ, 7 बार इस शहर का पतन हुआ, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर था, आधुनिक नगर भी बोलते हैं इसको। दूसरी बात है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 482 किलोमीटर। और इन दोनों शहरों को स्टुअर्ट पिगट महोदय ने क्या कहा? सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट्स में हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालें कि मोहनजोदड़ो शहर की बनावट क्या थी। मोहनजोदड़ो शहर की बनावट एवं नगर विन्यास। शहर की बनावट, देखिए शहर की बनावट के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे वो 2 भागों में बटे हुए होते थे। एक शहर को बोलते थे दुर्ग टीला, जहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और एक भाग को बोलते थे निम्न टीला, जहाँ पर श्रमिक वर्ग के या नगर के वासी रहते थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर था मोहनजोदड़ो, उस शहर की बनावट 2 हिस्सों में थी। ये रहा, मैंने बताया था कि ये सिंधु नदी है, पहले ही बता दिया था कि सिंधु नदी के दाईं ओर किस ओर? दाईं ओर ये शहर बसा हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब दाईं ओर ये शहर बसा हुआ था और पश्चिम में क्या होता था दोस्तों? जो पश्चिम दिशा होती थी, ये पश्चिमी टीला है और ये पूर्वी टीला है, इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्वी टीला। तो देखो दोस्तों, ये 2 हिस्से हो गए, यानी एक किसी भी जगह पे मान चलो एक टीला, ऐसे 2 टीले ऊंचे ऊंचे होते थे, जहाँ पर मान लो ये ऊंचा टीला है और ये नीचा टीला है। इस ऊंचे टीले को तो क्या बनाया जाता था? दुर्ग टीला बनाया जाता था। और जो निचला टीला होता था, यानी इससे थोड़ा नीचा होता था, उसमें नगर के वासी या नगर टीला बोलते थे। अब ये सबसे ऊंचा टीला तो ये हो गया, पश्चिम दिशा में था, इस वजह से इसको पश्चिमी टीला कहते थे। यहाँ पे दुर्ग बनाया जाता था, यहाँ उच्च वर्ग के लोग, राजा शाही लोग रहते थे, तो उसको दुर्ग टीला इसलिए कहते थे, और उच्च वर्ग के लोग रहते थे इसलिए इसको उच्च शहर भी कहते थे। और ये सबसे ऊंचे टीले पर होने के कारण ये सबसे ऊंचे टीला भी बोलते थे इसको। ठीक है, सबसे ऊंचे टीले वाला शहर। अब देखिए दोस्तों, शहर था 2 हिस्सों में तो रहता था, यहाँ पे जनता रहती थी। इस शहर में, इस भाग में कौन रहती थी? जनता रहती थी। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम नगर टीले के बारे में। बात सबसे पहले दुर्ग टीले के में कि मोहनजोदड़ो शहर है, ये 2 भागों में बटा हुआ एक शहर है, एक ऊंचा टीला हो गया, एक निम्न टीला हो गया। दुर्ग टीला हो गया, नगर टीला हो गया, सबसे ऊंचा टीला हो गया, और ये निचला टीला भी हो गया, पश्चिमी टीला हो गया, ये पूर्वी टीला हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो पश्चिमी टीला था, जो शहरी टीला था, जो दुर्ग टीला था, इस टीले पर खुदाई में एक स्तूप मिला। क्या मिला? स्तूप। ये स्तूप है, इस टीले पर एक खुदाई में स्तूप मिला। इस वजह से इस टीले को क्या बोलते हैं? हम स्तूप टीला भी बोलते हैं। मैंने अभी बताया था कि यहाँ से खुदाई में स्तूप मिले थे, इस वजह से मोहनजोदड़ो को स्तूपों का शहर भी कहते हैं। और जो ये स्तूप था, ये कुषाण काल में बनवाया गया था। किस काल का था? कुषाण कालीन स्तूप था, कुषाण वंश के शासन काल में बनवाया गया था। देखो दोस्तों, अब आपके मन में ये आ रहा होगा, यहाँ तो शहर था कि जब मोहनजोदड़ो शहर था, यहाँ पे आज से करीब 3-4 हज़ार साल पहले
यहाँ पे 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोग रहते थे, सिंधु सभ्यता के लोग रहते थे। ये सिंधु सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई और ये दब गई जमीन के अंदर। बाद में कुषाण वंश के राजा हुए कनिष्क, उनके शासनकाल में यहाँ पे तो क्या था, समतल मैदान था, टीले थे और इन्हीं टीलों के ऊपर क्या बना दिए, एक स्तूप बना दिया गया था। उनको भी नहीं पता था, कुषाणकालीन शासकों को भी नहीं पता था कि इन टीलों के नीचे भी कोई सभ्यता है। उन्होंने यहाँ पे स्तूप बना दिया, तो ये कुषाणकालीन का क्या था, स्तूप था। तो यहाँ पे खुदाई में भी क्या मिला, एक स्तूप भी मिला, वो स्तूप भी दब गया। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, स्तूपों का शहर भी कहते हैं। और ये किस वंश का था, कुषाण काल का। दूसरी बात कि यहाँ पे एक स्तूप मिला, स्तूप के अलावा यहाँ पे क्या क्या मिले, इस टीले पे, दुर्ग टीले पे क्या क्या स्थित था, विशाल स्नानागार, जो पेपर में बहुत आता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या है, सबसे बड़ा प्रसिद्ध सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार, प्रसिद्ध अन्नागार। इसको सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी कहते हैं, जो कहाँ पे मिली थी, इस दुर्ग टीले में ही अवस्थित थी। सभा भवन भी इस दुर्ग टीले में अवस्थित था, पुरोहित आवास भी इस दुर्ग टीले में मिला था खुदाई में। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े भवन थे वो इस दुर्ग टीले के अंदर अवस्थित थे मोहनजोदड़ो के। अब मोहनजोदड़ो की बात करते हैं दूसरे हिस्से की, कि जो दूसरा हिस्सा था जिसको हम नगर टीला भी बोलते थे, निम्न शहरे भी बोलते थे और पूर्वी टीला भी बोलते थे, उस हिस्से के क्या थे, जो दूसरा हिस्सा था, ये 3 भागों में बटा हुआ था। और इन तीनों भागों को क्या नाम दिया गया था, एक भाग को नाम दिया गया था BS, एक भाग को नाम दिया गया था HR और एक भाग को नाम दिया गया था DK। ठीक है, तो यानी BS, DK और HR, इन 3 भागों में ये जो निम्न शहर था मोहनजोदड़ो का, ये विभक्त था, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ये हिस्सा, दूसरा हिस्सा, निचला हिस्सा या पूर्वी टीला। अब इसमें से इन तीनों हिस्सों में से भी सबसे जो फेमस हिस्सा था वो HR था, सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र ये था HR निम्न शहर का। क्योंकि यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, प्रसिद्ध क्या होता है, यहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, जो सिंधु घाटी सभ्यता की एक अद्भुत नमूना माना जाता है, जिसको वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति इस HR क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। और यहाँ से क्या मिला था, पुरोहित की मूर्ति भी मिली थी। यहाँ से जो अच्छी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अद्भुत नमूने वाली मूर्ति हैं, जो अद्भुत मूर्तियाँ हैं, वो उस HR क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। इस वजह से प्रसिद्ध क्षेत्र था HR। तो बात समझ में आपको आ रही होगी यहाँ तक। अब अगली बात करते हैं नोट की, कि इस शहर से दोस्तों कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला यहाँ पे। जैसे हड़प्पा में मिला था ना 837, जिसको हमने नाम दिया था, जिस कब्रिस्तान को 837 नाम दिया था, हड़प्पा शहर के सीमेट्री 837 नाम दिया था, उसी प्रकार यहाँ पे कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला। यहाँ पे क्या मिला, केवल 21 मानव कंकाल तो मिले, लेकिन यहाँ पे किसी भी कब्रिस्तान का कोई उल्लेख नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य याद रखना कि मोहनजोदड़ो शहर से किसी भी कब्रिस्तान का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बस यहाँ पे खुदाई में 21 मानव कंकाल मिले थे और ना कि कोई कब्रिस्तान मिला था हड़प्पा की भांति। तो दोस्तों ये समझ में आपको आ गई होंगे सारे पॉइंट्स, कि विशाल स्नानागार, प्रसिद्ध अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, ये सभी दुर्ग टीले पर अवस्थित थे। दुर्ग टीले पर ही खुदाई में एक स्तूप मिला था, इस वजह से इसको स्तूप टीला भी कहते हैं दुर्ग टीले को, क्योंकि ये टीला किस काल का था, कुषाणकालीन था। ये पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की किस शहर से कुषाणकालीन स्तूप प्राप्ति हुई थी, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न शहर नगर टीला, जिसको निम्न शहर भी कहते हैं, निम्न शहर कितने हिस्सों में विभक्त था, 3 हिस्सों में विभक्त था। कौन कौन से थे, एक BS, DK और HR। इन तीनों हिस्सों में सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था, HR प्रसिद्ध था। क्यों था, क्योंकि यहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई थी। अगली विशेषता ये है कि मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं मिलता है, केवल यहाँ से 21 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई थी। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट्स में हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य और प्रमाण। जैसे यहाँ से मिले थे कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, विशाल स्नानागार मिले थे, अन्नागार मिले थे। अब इनके बारे में जानेंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य व प्रमाण कौन कौन से थे और उनके बारे में क्या क्या तथ्य थे और उनके बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ HR टीले से पाशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली थी, मोहर, पाशुपतिनाथ की क्या मिली थी, मोहर मिली थी इसी क्षेत्र से। तो हम सभी तथ्यों पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। अगले जो हेडिंग डालें वो डालें मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य व प्रमाण। साक्ष्यों और प्रमाणों में सबसे पहले हम बात करेंगे कांसे की नर्तकी की मूर्ति के बारे में। मैंने अभी हाल ही में बता दिया आपको पिछले पॉइंट में, ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, HR क्षेत्र से मिली थी। कहाँ से मिली थी, HR क्षेत्र से मिली थी। मोहनजोदड़ो का एक क्षेत्र था शहर का HR क्षेत्र, उस HR क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति की डिजाइन है, इस तरीके की मूर्ति थी। ये बाल बंधे हुए थे दोस्तों, यहाँ से एक हाथ नृत्य की मुद्रा में थी। किस में थी, ये नृत्य की मुद्रा में थी कांसे की नर्तकी की मूर्ति। एक हाथ घुटने पर था, एक हाथ अपने कूल्हे पर था।
जो सीधा हाथ था वो कूल्हे पर, बायां हाथ अपने घुटने पर इन्होंने रख रखा था, नृत्य की मुद्रा में थी। गले में इन्होंने क्या पहन रखा था, हार पहन रखा था। और जो सीधा हाथ था उस सीधे हाथ में 4 चूड़ियाँ थीं, और जो बायां हाथ था इनका लेफ्ट हैंड था उसमें इन्होंने 12 चूड़ियाँ पहन रखी थी, और बाल इनके कपड़े की पट्टिका से बंधे हुए थे इस मूर्ति के। और ये मूर्ति थी पूर्णतः नग्न थी। और इस मूर्ति की जो लंबाई थी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, ये कांसे की बनी हुई थी। इसकी लंबाई कितनी थी, 11.5 सेंटीमीटर, मात्र 11.5 सेंटीमीटर लंबाई थी। नीचे पैर नहीं थे, पैर इतने ही दे रखे थे इसके। और ये मूर्ति कैसी थी दोस्तों, पूर्णतः नग्न थी। कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति मिली है पूर्णतः नग्न थी। केवल क्या पहन रखे थे इन्होंने, आभूषण पहने हुए थे। आभूषणों में मैंने बता दिया कि जो बायां हाथ था उसमें 12 चूड़ियाँ, सीधे हाथ में 4 चूड़ियाँ, और एक गले में हार, और बालों को पट्टिका से बंधे हुए बाल थे। और ये मूर्ति पूर्णतः नग्न थी। इस मूर्ति को किसने खोजा था, अर्नेस्ट मैके ने खोजा था एचआर क्षेत्र की खुदाई करते समय। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों कि ये जो मूर्ति है द्रविमोम या मधुचिष्ट विधि के द्वारा बनाई गई थी। यानी उस समय चिकोटी विधि और द्रविमोम यानी मधुचिष्ट विधि के माध्यम से मूर्तियां बनाई जाती थी। चिकोटी विधि का मतलब मिट्टी से नाखूनों से चौंट चौंट कर मूर्ति बनाना, और मधुचिष्ट विधि का क्या था कि ये मोम को द्रवीकृत करके उसके सांचे बनाकर उसको मोम में डालकर उसको धातु के घोल को डालकर ये मूर्तियाँ बनाई जाती थी। उसको द्रवीकृत मोम या मधुचिष्ट विधि के नाम से जाना जाता था। जो ये मूर्ति थी इस विधि से बनाई गई थी। किस विधि थी, द्रविमोम या मधुचिष्ट विधि से बनाई गई थी। और इस मूर्ति की जो डिजाइन थी दोस्तों, जो किस प्रजाति से संबंध रखते थे, इसके नाक नक्श और हालचाल प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति की मूर्ति थी। मैंने बताया था 4 प्रजाति के कंकाल मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से। तो उन 4 प्रजाति के कंकालों में जो मूर्ति थी किस प्रजाति से संबंध रखती थी, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति से संबंध रखती थी। दूसरी बात है, ठाकुर प्रसाद वर्मा जो ICHR के निदेशक थे उस समय, उनके अनुसार ये मूर्ति क्या थी, मूर्ति को क्या माना इन्होंने, ठाकुर प्रसाद वर्मा ने पार्वती माँ का रूप माना, पार्वती माँ की इस मूर्ति को माना। उनका मानना ये था कि उस समय के जो लोग थे वो शिव की पूजा करते थे, शिव के उपासक थे। इस वजह से ये मूर्ति हो सकती है पार्वती माँ की हो। किसके अनुसार, ठाकुर प्रसाद वर्मा के अनुसार। ये थी किसके बारे में जानकारी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति के बारे में जानकारी। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई थी। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है दोस्तों ये। ठीक है, अब अगले इसके बारे में बात करते हैं स्वास्तिक चिन्ह के बारे में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, एक स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ था। स्वास्तिक चिन्ह के बारे में बात करते हैं तो ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं दोस्तों, लंबाई, इसकी विशेषताएं, नग्न थी, आभूषण पहने हुई थी, खोज अर्नेस्ट मैके ने की थी, द्रविमोम मधुचिष्ट विधि द्वारा निर्मित थी, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति से संबंध रखती थी, ठाकुर प्रसाद वर्मा ने इसको पार्वती माँ कहा, सीधे हाथ में 4 चूड़ियाँ, बाएं हाथ में 12 चूड़ियाँ, बाल बंधे हुए थे, गले में हार था। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह के बारे में। मोहनजोदड़ो से ये दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह के अंकन वाली मोहर। देखिए दोस्तों, यहाँ से मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक ऐसी मोहर मिली जिस पर स्वास्तिक चिन्ह का अंकन था। इस तरीके की वर्गाकार मोहर थी और इस मोहर पर इस प्रकार स्वास्तिक चिन्ह का क्या था दोस्तों, अंकन था। बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, भारतीय हिंदू धर्म में इसको एक मांगलिक चिन्ह माना जाता है स्वास्तिक चिन्ह को, जिसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से ही होती है। और ये स्वास्तिक चिन्ह के अंकन वाली मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो शहर से प्राप्त हुई थी। इस मुद्रा को किसका प्रतीक माना गया, इस चिन्ह को किसका प्रतीक माना गया, सूर्य की पूजा का प्रतीक माना जाता है। और इसको हमारे जो मांगलिक कार्य होते हैं उनमें चतुर्भुज ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। ये बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। किससे संबंधित था, ये सूर्य पूजा से संबंधित था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा सा पॉइंट है, याद रखना दोस्तों कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। किससे संबंधित था, सूर्य पूजा से। क्लियर। और यहाँ से क्या मिला, मलेरिया के साक्ष्य मिले थे। यहाँ से कुनैन की गोलियाँ मिली थी, इस वजह से यहाँ पे क्या मलेरिया के साक्ष्य माने गए। यहाँ की जो चित्रकला थी उसमें भी मलेरिया से मरते हुए व्यक्तियों के चित्र दिखाए गए थे, इस वजह से यहाँ पे मलेरिया के साक्ष्य माने गए। तो याद रखना, मलेरिया के साक्ष्य किस स्थल से मिले थे, मोहनजोदड़ो से मिले थे। घरों में कुएं के अवशेष से बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खूब पेपर में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में घरों में कुओं के अवशेष पाए गए। क्योंकि
प्रसिद्ध शहर था, विकसित शहर था। तो यहाँ पे क्या लोगों ने नदी से पानी लाने के बजाय घरों में ही कुएं खोद लिए थे। तो ये घरों में कुएं के अवशेष मिले थे मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ों के साक्ष्य मैंने बताया था, आधुनिक मॉडर्न शहर था, यहाँ पे विकसित हो चुका था। तो यहाँ पे लोग कपड़ों, सूती वस्त्र यानी सूती कपड़े भी पहनने लगे थे, यानी सूत के कपड़े भी बनाकर पहनने लगे थे मोहनजोदड़ो में। तो यहाँ से सूती कपड़ों के साक्ष्य भी मिले थे। कुवड़ वाले बैल के अंकन की, कुवड़ जिसके यहाँ पे गर्दन पे एक आपने कुवड़ सा देखा होगा, इस प्रकार का जो बैल होता है उस प्रकार का उसके यहाँ सींग होते हैं, यहाँ कुवड़ होता है दोस्तों, ये कुवड़, ठीक है, ये वाला कुवड़, ये जो ऐसे कुवड़ वाले बैल का क्या मिला था, यहाँ से अंकन मिला था, अंकन वाली मुद्रा मिली थी यहाँ से। दूसरी नाव के अंकन वाली मुद्रा, ऐसी मुद्रा देखिए यहाँ से कैसी मुद्रा मिली थी, नाव के अंकन वाली मुद्रा कैसी थी, इस प्रकार की थी। और यहाँ पे इस प्रकार का नाव का चित्र बना हुआ था, इस प्रकार क्या बना हुआ था, नाव का चित्र बना हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो नावड़ यानी यहाँ से नाव के अंकन वाली भी मुद्रा मिली थी और एक ऐसी मुद्रा भी मिली थी यहाँ पे कुवड़ वाले बैल का क्या था, अंकन था। यहाँ पे क्या था, कुवड़दार बैल का भी क्या था, अंकन था, कुवड़ वाले बैल का भी क्या था दोस्तों, अंकन था यहाँ पे। क्लियर दोस्तों यहाँ से। तो इस प्रकार की मुद्रा भी यहाँ से मिली थी। पॉइंट क्लियर, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन पॉइंटों में। तो मैंने यहाँ से आपको क्या क्या बताया, यहाँ से क्या मिला, स्वास्तिक चिन्ह मिला, स्वास्तिक चिन्ह के अलावा यहाँ मलेरिया के साक्ष्य मिले, घरों में कुएं के अवशेष मिले मोहनजोदड़ो से, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले, कुवड़ वाले बैल के अंकन वाली मुद्रा मिली, नाव के अंकन वाली मुद्रा मिली। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ से विशाल स्नानागार भी मिला, विशाल अन्नागार भी मिला, तिपतिया अलंकरण वाली सौल ओढ़े पुरोहित की मूर्ति मिली, पाशुपतिनाथ शिव की क्या मिली, यहाँ से मोहर मिली थी। उन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, 7 तो हमने साक्ष्य प्रमाण बता दी, इसके बाद में हम बात करेंगे विशाल स्नानागारों की, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ही अच्छे स्थल था इसको। अब अगला जो नेक्स्ट हेडिंग डाला है, जो अगला 8वां हमारा साक्ष्य प्रमाण था, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार ग्रेट वाट के साक्ष्य। देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त, मैंने बताया था आपको कि मोहनजोदड़ो का जो शहर था दुर्गटीला, कौन सा था, दुर्गटीला। दुर्गटीले से मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि एक स्थान प्राप्त हुआ था जिसको हमने विशाल स्नानागार बोला था, कि यहाँ से क्या किसके साक्ष्य मिले थे, विशाल स्नानागार के। देखिए इस प्रकार का एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला था, कहाँ से, मोहनजोदड़ो के दुर्गटीले से खुदाई में, जो 11.88 मीटर लंबा था और 7.01 मीटर क्या था, चौड़ा था। ठीक है दोस्तों, इसको क्या माना जाता था, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल माना जाता था। ये क्या था, विशाल स्नानागार, ग्रेट वाट इसको नाम दिया गया था। और इसको क्या नाम माना जाता था, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण व सार्वजनिक स्थल। यहाँ पे क्या थे, सभी लोग साथ में क्या करते थे, पूजा करते, धर्म अनुष्ठान संबंधी कार्य करने के लिए यहाँ पे सभी साथ में नहाते थे। ठीक है दोस्तों, सर जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को क्या कहा दोस्तों, तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा एवं इसे कॉलेजिस्ट बिल्डिंग की संज्ञा दी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि एसएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2 बार। एक बार पूछा था कि ग्रेट वाट के साक्ष्य कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। एक बार पूछा गया था कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से। एक बार पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया है। तो सार्वजनिक स्थल कौन सा था, स्नानागार। एक बार ये पूछा गया था कि किसे सर जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागारों को। किस बिल्डिंग को कॉलेजिस्ट बिल्डिंग नाम संज्ञा दी गई थी सर जॉन मार्शल के अनुसार, विशाल स्नानागारों को। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एसएससी के थ्रू, रेलवे के थ्रू। तो ये पॉइंट्स से इसके इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं दोस्तों हम मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार के बारे में। ये तो हो गए विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध अन्नागार। देखिए दोस्तों, स्नानागार भी मिले, मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिले थे उनके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। कि मोहनजोदड़ो से जो दुर्गटीला था उससे एक प्रसिद्ध अन्नागार मिला, जहाँ पे अनाज की बोरियों को या अनाज को भरकर रखा जाता था। इसमें अनाज को भरा जाता था यहाँ पे।
ये कितना मीटर लंबा था? 45.71 मीटर लंबाई थी इस अन्नागार की, और चौड़ाई कितनी थी? 15.23 मीटर इसकी क्या थी? चौड़ाई थी। जहाँ पे ये शहर के लोग क्या करते थे? अनाज को भरते थे, अन्न को भरते थे, अन्न को इकट्ठा करते थे। एक तरीके से बोल सकते हैं कोल्ड स्टोर की तरह से, वर्तमान में कोल्ड स्टोर होता है उस तरीके से। जो प्रसिद्ध अन्नागार था मोहनजोदड़ो से मिला था, दुर्ग टीले से, मैंने पहले बता दिया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेनरी हाउस। एक बार पूछा भी जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से विशाल ग्रेनरी हाउस के साक्ष्य मिले थे? तो मोहनजोदड़ो से। कितने बड़े थे? 45.71 मीटर लंबाई लंबाई थी इसकी अन्नागार की, और 15.23 मीटर इसकी क्या थी? चौड़ाई थी। ठीक है। सर मार्टिमर व्हीलर ने किसको इस अन्नागार को क्या कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहा था? तो ये मैं देख लीजिए, सर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार, किसके अनुसार? सर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार ये क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो आप बताएंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध अन्नागार, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत कौन सी थी, तो सार्वजनिक इमारत कौन सी थी दोस्तों? वो सार्वजनिक स्थल कौन सा था? तो आप बता देना विशाल स्नानागार थे। और सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार थे। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इस अन्नागार के अलावा यहाँ से क्या मिली? एक मूर्ति और मिली जो पत्थर की थी, सेल खड़ी से बनी हुई थी। और ये क्या थी इसकी? कि तिब्बतिया अलंकरण वाले शॉल ओढ़े एक खंडित पाषाण की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। देखिए ये मूर्ति है, ये इसने शॉल ओढ़ी रखी है, ये शॉल है, कपड़े की शॉल ओढ़ रखी है, और इसमें 3 पत्तियों का यानी 3 पत्तियों वाले फूलों का क्या है? अलंकरण है, जिसको तिब्बतिया अलंकरण बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस मूर्ति की क्या है कि आँखें आधी आधी खुली हुई आँखें हैं, नाक है, होठ बहुत मोटे मोटे हैं इसके, और इसकी मूँछें नहीं हैं। क्या नहीं है? मूँछें नहीं है, दाढ़ी बनी हुई है, और दाढ़ी भी करीने से क्या है? इस प्रकार डिजाइन से दाढ़ी बनाई हुई है, इसकी दाढ़ी बनी हुई है इस मूर्ति की। अब इस मूर्ति की जो ये मिली थी मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसको एक खंडित पाषाण की मूर्ति माना गया। अब इस मूर्ति को क्या नाम माना गया कि ये पुरोहित राजा की क्या थी? ये मूर्ति थी। इतिहासकारों ने इसे क्या बताया कि ये मूर्ति है, किसकी मूर्ति है? पुरोहित राजा की मूर्ति थी, मूर्ति मानी इतिहासकारों ने इसको। इसकी लंबाई क्या थी इस मूर्ति की? 19 सेंटीमीटर इस मूर्ति की क्या थी? लंबाई थी मात्र। और इस मूर्ति की जो नयन नक्श और जो आंखें थी और होठ थे, उसके आधार पर इस मूर्ति को मंगोलायड प्रजाति से संबोधित किया गया। यह मूर्ति मंगोलायड प्रजाति की किसी व्यक्ति की है, मंगोलायड प्रजाति से संबंध रखती है। अभी मैंने बताया था कि कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति थी वो किससे संबंध रखती थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंध रखती थी। जबकि ये जो पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ये किससे संबंध रखती है दोस्तों? मंगोलायड प्रजाति से संबंध रखती है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों के मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध मोहर, पाशुपति शिव की मोहर, उस मोहर के बारे में अगले पॉइंट में हम बात करते हैं। ये हमारे 10 पॉइंट हो गए। एक एक पॉइंट में आपको बिंदु वाइज बिंदु, पॉइंट वाइज पॉइंट समझाते हुए जा रहा हूँ। अब बात करेंगे हम पाशुपति शिव की मोहर के बारे में। पाशुपति शिव की आकृति वाली मोहर। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की मोहर मिली थी। ये मोहर है, हम कह सकते हैं ये मोहर इस प्रकार की थी, इस प्रकार की चौखुटी मोहर थी। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोला गया? पाशुपति शिव की मोहर बोला गया। इसको पाशुपति नाथ की मूर्ति माना गया, भगवान शिव की मूर्ति माना गया। अब देखिए दोस्तों, इस मोहर में जो ये चित्र था, इस चित्र में देखिए दोस्तों कि एक यहाँ पे एक पुरुष बैठा हुआ है। इसके 3 मुख हैं। कितने मुख हैं? एक मुख ये रहा, एक मुख ये रहा, एक मुख हो रहा है। दूसरे इसके 2 सींग भी उगे हुए हैं, 2 सींगों वाला मुकुट पहना हुआ है इसने ये। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा देखिए दोस्तों, इसकी जो दोनों हाथों में जो चूड़ियाँ हैं, कंधे से लेकर पूरे हाथों में क्या पहनी हुई है? इसने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। इसकी जो चौकी है, इस चौकी पर बैठा हुआ है। इस चौकी के नीचे सामने क्या है? 2 हिरण हैं। चौकी के अपनी जो इसने अपनी दाईं ओर, इसने अपनी बाईं ओर और दाईं ओर ये देखा भैंस, इधर की तरफ इसने क्या है? भैंसे और घोड़ा है इसके। किस तरफ? दाईं ओर। और बाईं तरफ क्या है इसके? बाघ और हाथी हैं। यानी कुल मिला के बात है, एक जानवर तो ये रहा, एक जानवर ये रहा, एक जानवर ये रहा, और एक जानवर ये रहा, और 2 जानवर ये रहे। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने जानवर हैं दोस्तों? 6 जानवर हैं। कितने जानवर हैं? 6। और जानवरों के प्रकार कितने हैं? 5। प्रकारों की बात करें तो 5 हैं, क्योंकि हिरण यहाँ पे 2 हैं, और जबकि एक भैंसा, एक गेंडा, एक बाघ और एक हाथी हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात अच्छे से समझना कि जो दाईं ओर है ये इसकी क्या है? दाईं ओर हो गई
इसको दाईं ओर मानना, ठीक है, दाईं साइड, और ये क्या है इसकी बाईं, मैं लिख देता हूँ कन्फ्यूज नहीं होना, इसकी बाईं साइड है। यानी इसकी बाईं साइड में तो क्या है, बाएं ओर भैंसे और गैंडे थे, इसमें चित्र था, इधर बाघ और हाथी का चित्र था, इधर 2 हिरणों का चित्र था। तो इस प्रकार यहाँ पे 6 जानवरों का इस मूर्ति के साथ में क्या था, चित्र था, ठीक है। और उनके प्रकार कितने थे, 5, ठीक है। सर जॉन मार्शल ने इस मुद्रा को, इस मोहर में जो ये चित्र है, इस चित्र को किसकी संज्ञा दी, आदि शिव की संज्ञा दी, जिसको शिव का आदि रूप भी कहा जाता है। आदि शिव का मतलब शिव का आदि रूप, यानी प्रारंभिक रूप। और ये किस अवस्था में बैठे हुए हैं, पद्मासन अवस्था में आलती पालती मार के बैठे हुए हैं। इस मोहर की खोज किसने की थी, अर्नेस्ट मैके ने की थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे, पाशुपति शिव की करते थे। पाशुपति शिव की जो आकृति वाली मोहर है वो कहाँ पे मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये इस प्रकार की मोहर थी। इस मोहर में, पाशुपति शिव की आकृति वाली मोहर में कुल कितने जानवर थे, 6 जानवर थे। कितने प्रकार के जानवर थे, 5 प्रकार के जानवर थे। कौन कौन से थे, भैंसा, गेंडा, बाघ, हाथी और हिरण, ये जानवर थे। सर जॉन मार्शल ने इसको क्या कहा, आदि शिव की मूर्ति कहा। दूसरी बात है ये है कि इसकी खोज किसने की थी, अर्नेस्ट मैके ने की थी। ये थी हमारे पाशुपति शिव की आकृति वाली मोहर के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं दोस्तों मोहनजोदाड़ो को फिल्म के निर्देशक कौन थे। इस पूरे टॉपिक के ऊपर, यानी इस पूरे शहर के ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी बनी थी। उस मूवी का नाम था मोहनजोदाड़ो द माउंड ऑफ डेड्स। उसके निर्देशक कौन थे, अभिनेता कौन थे और अभिनेत्री कौन थी। मोहनजोदड़ो फिल्म दोस्तों 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक थे आशुतोष गोवारिकर। इसमें फिल्म में अभिनेता थे ऋतिक रोशन और अभिनेत्री थी पूजा हेगड़े। ये भी साथ में आप याद रखना। दोस्तों आज की क्लास में मोहनजोदड़ो के बारे में हमने एक एक पॉइंट को बारीकी से लिया। काफ़ी समय लगा मुझको इसको पढ़ाने में, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट रूप में आपको, यानी स्लाइडों के माध्यम से यहाँ पे आपको लिखित रूप में समझाया, तब जाके इतने कम समय में आपको ये पढ़ पाया। टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक था दोस्तों, मैंने इतने कम समय में आपको कंप्लीटली टॉपिक, यानी एक एक बिंदु को आपको इसमें समझाया है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों लोथल शहर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, लोथल शहर।